Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's last class topic, you can ask me. किसी को कोई दिक्कत No, आई हो ma'am. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है? No, ma'am. आयुषी, ऋतिक, Yes, ma'am. जितेंद्र, किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हो. No, ma'am. No problem. Okay. Now today we have to start discovering stupas, the fate of Amravati and Sanchi. Each stupa has a history of its own. हर स्तूपा की जो है अपनी खुद का एक इतिहास है. As we have just seen, some of these are histories of how they were built. जैसे कि हमने देखा है, उनके इतिहास में ये बताया गया कि किस तरीके से ये बने थे. But there are histories of discoveries as well, and let us now turn to some of these. यहाँ पर ये लोग कैसे डिस्कवर किए गए हैं, किस तरीके से स्तूपास को ढूंढा गया है, उनकी भी डिस्कवरी है और अब हम उसी चीज को पढ़ेंगे. In 1796, a local raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of stupa at Amravati. 1796 के अंदर एक लोकल राजा जो था वो एक टेम्पल बनाना चाहता था और वो जो बची कुची चीजें थी स्तूपा जो था उसका अमरावती के अंदर, उसको देख करके वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ. He decided to use the stone. उसने डिसाइड किया कि वो इसका पत्थर यूज करेगा and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill. और उसे उसे लगा कि हो सकता है कि इसके नीचे खजाना गड़ा हुआ हो जो ये हिल जैसा लग रहा है. उसको देख करके ये उसके मन में विचार आया. Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site. आप कुछ साल बाद एक ब्रिटिश ऑफिशियल आए थे, कोलिन मैकेंजी. ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्होंने, इनका नाम काफी आएगा आपको और ये मार्क कर लीजिएगा. इन्होंने विजिट करी ये साइट. Although he found several pieces of sculpture and made detailed drawings of them, these reports were never published. भले ही इन्होंने काफी पीसेस जो है इसके स्कल्पचर के उसको ढूंढ लिया और उसकी डिटेल ड्राइंग करी और उसके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करी, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो पब्लिश कभी नहीं हुई. In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. अब क्या हुआ, 1854 के अंदर वॉल्टर एलियट आए जो कि कमिश्नर थे गुंटूर के, आंध्र प्रदेश के. ठीक है, वो अमरावती आए, उन्होंने कई सारे स्कल्पचर के पैनल्स इकट्ठे करे और अपने साथ में मद्रास ले गए. These came to be called the Elliot marbles after him. और बाद में जाकर के ये जो यहाँ से ये सामान लेकर के गए थे, ये पैनल्स लेके गए थे, वो बाद में किस नाम से जाने जाने लगे? एलियट मार्बल्स की तरह उनके नाम के जो है हिसाब से जाने जाने लगे ये. He also discovered the remains of the Western Gateway and came to the conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas ever built. इन्होंने वेस्टर्न गेटवे के भी काफी हिस्से इनको मिले, इन्होंने डिस्कवर कर लिए, ढूंढ लिया और फिर ये इस कंक्लूजन पे आई है कि अभी तक का अमरावती का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मैग्निफिसेंट स्तूपास जो है वो बना है, बुद्धिस्ट स्तूपा बना है अभी तक का. इन्होंने इसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हुए यहाँ पे बोला है. समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay. By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places. 1854 के अंदर ये आए थे वॉल्टर एलियट. फिर उसके बाद में 1850 के अंदर क्या हो रहा था, 1850 के अंदर यहाँ से कुछ स्लैब्स जो है अमरावती के वो अलग अलग हिस्सों में लेके जाए गए. द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता, कलकत्ता लेकर के गए कुछ. टू द इंडियन ऑफिस इन मद्रास, मद्रास लेके गए. एंड सम इवन टू लंदन, और कुछ हिस्से जो हैं लंदन भी गए हैं, स्लैब्स गई हैं यहाँ से. It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of the British administrator. और ये चीज जानना, ये बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं था कि कुछ हिस्से जो हैं इस तरह के स्कल्पचर्स के हिस्से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के घर के गार्डन को शान बढ़ाते थे वहां की. ये देखना बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि वो लोग अधिकतर इस तरह की चीजें करते थे कि यहाँ से सामान उठा करके अपने गार्डन से अपने घरों के अंदर रख लेते थे. In fact, any new official in the area continued to remove the sculptures from the site on the grounds that earlier officials has done the same. In fact, कोई भी अगर नया ऑफिसर आता था तो वो भी वही चीज करता था, यानी कि स्कल्पचर के हिस्से उठा करके ले जाता था जैसे कि पहले ऑफिशियल्स करते हुए आए हैं उसी तरीके से. One of the few men who had a different point of view was an archaeologist named H.H. Cole. He wrote, "It seems to me a suicidal and indefensible
policy to allow the country to be looted of original works of the ancient art. अब ये एक व्यक्ति हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका मानना ये था, ये भी थे तो ब्रिटिशर ही, और इनका मानना ये था कि ये बहुत ही खराब लगता है, सुसाइडल उसमें लगता है कि इसने गलत तरीके से, और ये पॉलिसी इतनी गंदी है कि आप किसी भी कंट्री को लूट रहे हो उसके ओरिजिनल वर्क को, जो कि एंशिएंट आर्ट है, यानी कि पुराना जो एंशिएंट आर्ट है उसको लूट करके अपने घरों में सजा रहे हो और ले जा रहे हो ऐसे बिना किसी उसके, तो ये अपने आप में बहुत गंदी पॉलिसी है। He believed that museums should have plastic art facsimiles of sculptures. उसका मानना ये था एच.एच. कोल का कि इस तरह की चीजों को उठाना नहीं चाहिए। पहली बात तो इनकी अगर आपको लेकर के भी वो करना है, प्रदर्शन करना है, तो अपने म्यूजियम्स के अंदर उसकी प्लास्टिक आर्ट फैसिमिलीज जो है वो लगाओ, मतलब उसकी कॉपी लगाओ स्कल्पचर्स की बना करके। Whereas the original should remain where they had been found, और जबकि ओरिजिनल वही रहना चाहिए जहां पर वो मिला है। Unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities about the Amravati, although his plea for in situ preservation was adopted in the case of Sanchi. Cole जो थे, इनकी जो ये अपील थी वो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश लोग बाग कन्विंस नहीं हुए, इनकी अथॉरिटी जो थी कन्विंस नहीं हुई अमरावती को लेकर के, लेकिन इनकी जो गुहार थी वो इन सितु करके जो है दूसरी चीज जगह उसको प्रिजर्व करने में वो लोग सक्सेसफुल हुए। Why did Sanchi survive while Amravati did not? अब ऐसा क्यों हुआ कि सांची जो है वो तो सरवाइव कर गया, ये जो इन सितु जगह थी ये सांची में थी, वो तो सरवाइव कर गया, लेकिन अमरावती जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया। Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of the finds and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the site. ऐसा इसलिए हुआ कि अमरावती जो है वो पहले डिस्कवर किया गया था और तब तक लोगों को समझते हुए टाइम लग गया था कि भाई क्या इन जो चीजें इनको मिल रही है उसकी वैल्यू क्या है और कैसे इतना जरूरी है कि उस चीज को वहीं प्रिजर्व करा जाए जहां पर वो ढूंढी गई है और उसको उसकी ओरिजिनल साइट से ना हटाया जाए। ये भी एक रीजन है कि अमरावती जो है वो तो बच नहीं पाया, लेकिन सांची जो है वो बच गया। अभी तक किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्टोरी फॉर्म में चल रहा है। अमरावती डिड नॉट, ये जो 4 लाइन अभी आपने समझाई ना, वो वापस बताइए। 2 जगह हैं, सांची और अमरावती, दोनों में स्तूपास थे। जो अमरावती का था वहां पे से लोग बाग उठा करके ले जा रहे थे, जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ले जाते थे। और जो ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने इस चीज की गुहार लगाई थी कि भाई आप किसी भी कंट्री का ओरिजिनल आर्ट जो है उसको लेकर के मत जाओ, उसको वहीं रहने दो ओरिजिनल। अगर आपको वो इतना अच्छा लग रहा है तो आप उसकी प्लास्टिक कास्ट कॉपीज जो है वो लेकर के आप वहां पे बना सकते हो और उसको आप वहां पर रख सकते हो दिखाने के लिए, लेकिन उसका ओरिजिनल वही रहने दो। तो ये क्या हुआ, जब इन्होंने ये गुहार लगाई तब तक अमरावती जो है वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि उसकी चीजें ले जा चुके थे। अमरावती का जो स्तूपा था वो काफी ज्यादा, उसका स्कल्पचर जो था उन्होंने कर दिया था नष्ट। इस चीज को समझाते समझाते काफी समय लग गया और तब तक ये अमरावती जो है उसको पहले ही डिस्कवर कर चुके थे, तो वो साइड तो काफी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन सांची का जो स्तूपा है उसकी बारी जब आई तब उन लोगों को समझ में आ गया और फिर वो अपनी इन चीजों से रुक गए, वो लेके जाना उन्होंने कम कर दिया या बंद कर दिया, और इस तरीके से सांची जो है बच गया। तो अमरावती जो है पहले डिस्कवर किया था स्कॉलर्स ने, पहले ढूंढ लिया था, तो उसको समझाते समझाते कि भाई ये जो आपको बची कुची चीजें मिल रही हैं, यानी कि एक ऐसी साइट, ओरिजिनल साइट जहाँ पे चीजें हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसका अपनी ओरिजिनल साइट पे रहना जरूरी है, क्यों इस देश का जो आर्ट है उसको आपको नहीं लेके जाना चाहिए, इस चीज को समझते समझते तक अमरावती जो है वो खत्म हो चुका था और सांची जो है वो बच गया था। अब ये जगह जो चीज चल रही थी वो हमारी कब की थी, 1854 के आसपास में ये सब हो रहा था, ठीक है। तब तक इन्होंने ढूंढ ली थी वो चीजें। When Sanchi was discovered in 1818, 3 of its 4 gateways were still standing. जब सांची डिस्कवर किया गया था तब उसमें से 1818 के अंदर किया गया था और इसके 4 में से 3 रास्ते थे, गेटवेज थे, वो अभी भी खड़े हुए थे। The fourth was lying on the spot, और जो चौथा था वो उधर ही गिरा हुआ था। It had fallen and mound was in the good condition. जो इसका माउंट था वो अच्छी कंडीशन में था। चौथा गेट जो था वो वहीं गिरा हुआ था और वहीं पे ही था, ऐसा नहीं था गिर गया तो उसको भी उठा के ले गए। Even so, it was suggested that the gateway be taken to either Paris or London. जबकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि यहाँ पे इस चीज को बोला गया था कि इसको हम लंदन या पेरिस लेके जाना चाहें, ठीक है, यूरोपियंस जो थे वो लेके जाना चाहते थे,
ठीक है, या तो पेरिस या लंदन. फाइनली अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हेल्प टू कीप सांची एज इट वाज एंड सो इट stands, whereas the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded of its former glory. अब क्या है, सांची को रोकने में यानी सांची की चीजें रोकने में काफी फैक्टर्स ने मदद करी है. ठीक है, काफी अलग अलग चीजें यहाँ पे हुई हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है. बेसिकली सिंपली ये बोला है कि इसको बचा लिया गया, लेकिन जो अमरावती का महाचैत्य था, ठीक है, वहां का जो माउंट था वो बहुत ही छोटा रह गया है, बहुत ही कम रह गया है, और उसकी जो पहले बहुत ही ज्यादा ग्लोरी हुआ करती थी, यानी कि काफी प्रसिद्धि थी और किसी मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था, वो सब नष्ट हो चुका है. और आधे से ज्यादा जो है वो दूसरे देशों में है, दूसरे लोगों के गार्डन में लगा हुआ है. तो ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया है. अमरावती जो है वो डिस्कवर तो हो गया, लेकिन उसके साथ में वो बर्बाद भी हो गया, उसको ले गए, और सांची जो है वो किसी तरह बच गया. समझ में आया? इन सितु का मतलब जो है वो स्पॉट है, ऑन द स्पॉट. इसको बचा लिया गया, ऑन स्पॉट रिजर्व कर लिया गया सांची को. किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा दूंगी. No ma'am, no problem. ओके. क्योंकि अभी आपके जो ये फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी. अब फिगर 4.12 के अंदर आपको सेक्शन ऑफ गेटवे दिया गया है. ठीक है, ये एक गेटवे की फोटो दी गई है कि किस तरह के ये गेट्स बने होते थे यहाँ पर, और किस तरह का यहाँ पर स्कल्पचरिंग की गई है. पूरी तरह देख सकते हो क्या कलाकारी करी हुई है. तो इस चीज को लेकर के जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके बस की तो बात नहीं थी ना ये सब करना. इस तरह के आर्ट उनके पास में था ही नहीं, तो वो इसीलिए इस तरह की चीजों को उठा करके ले जा करके अपने गार्डन में लगा लेते थे. ठीक है. अब स्कल्पचर. We have just seen how sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe. अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से स्कल्पचर्स जो हैं वो स्तूपास में से हटाए गए हैं और उनको सीधे ले जाकर के यूरोप में रख लिया गया है. This happened partially because those who saw them considered them to be the beautiful and valuable and wanted to keep them for themselves. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी इन स्कल्पचर्स को देखता था वो मानता था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही वैल्यूएबल यानी बहुत ही कीमती है, और इसीलिए ये अपने साथ में उनको रखना चाहते थे. लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज मोर क्लोजली. अब इनको हम कुछ और ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे. You may have seen wandering storytellers carrying scrolls, charan chitras of cloth or paper with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story. आपने देखा होगा वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स यानी घूमते जो स्टोरी टेलर्स होते हैं जो घूम घूम करके स्टोरी सुनाते हैं, वो अपने साथ में स्क्रोल्स लेकर के चलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है चरण चित्रास. कपड़े का भी हो सकता है और पेपर का भी हो सकता है. दो ऊपर नीचे में स्टिक्स लगी हुई होती है और वो एक स्क्रोल की तरह होता है, फोल्डेड होता है. उसमें कुछ पिक्चर्स भी होती हैं जिसको ये पॉइंट आउट करके पिक्चर्स दिखा करके स्टोरी सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे. 4.13 के अंदर आपको ये दिखाया गया है. ये तो पार्ट ऑफ नॉर्दर्न गेटवे है. ओके. This is a story. Sorry. At first sight, the sculpture seemed to be depict a rural scene with thatched huts and trees. However, art historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from the Visantra Jataka. अब क्या है ये इस तरह का 4.13 फिगर देखिए. ये हिस्सा है नॉर्दर्न गेटवे का, इसमें सारी चीजें दी गई हैं. अपन को तो ये एकदम प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा कि क्या स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे उनकी नजर पड़ेगी इस पर. उन्होंने ही यहाँ पे बताया है. पहले देख करके उनको लग रहा था कि इस कल्चर जो है ये बता रहा है एक रूरल सीन को. अपन को भी ऐसे ही लगेगा कि ये गांव का किसी एक सीन के बारे में डिस्क्राइब करते हुए है कि यहाँ पे लोग बाग बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग ऑन समथिंग. यहाँ पे लोग बाग बात कर रहे हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, हट्स बनी हुई है. लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इसको देखा, आर्ट हिस्टोरियंस ने, तो उन्होंने केयरफुली इसकी पढ़ाई करी और उसको समझा, और फिर उन्होंने बोला कि ये क्या है, एक सीन है जो वसंतरा जटाका से लिया गया है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जनरस प्रिंस who gave away everything to a brahman and went to live in the forest with his wife and children. अब ये यहाँ पे ये स्टोरी बता रहा है एक अच्छे प्रिंस की जो कि अपना सारा सब कुछ चीजें एक ब्राह्मण को देकर के चला जाता है रहने फॉरेस्ट में, जहाँ पे वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ में रह रहा है. As you can see in this case, historians often try to understand the meaning of sculpture by comparing it with the textual
एविडेंस। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज को समझने की, साथ में कंपेयर करते हुए जो उनको टेक्स्ट एविडेंस मिला है, यानी कि टेक्स्ट जो उनको मिले हैं सबूत एक तरीके से, उसके साथ में लेकर के कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिंपली ये देखी एक चीज और फिर उसको अपने हिसाब से आकलन करके एनालाइज करके और फिर अपने हिसाब से स्टोरी बना दी। नहीं, उसको कंपेयर भी कर रहे हैं टेक्स्ट से जो मिलता है। समझ में आया 9.1? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No, ma'am. No, ma'am. ओके। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, किस तरीके से क्या प्रतीक रहते थे उस समय में वर्शिप के, कि क्या चिन्ह रहते थे जिससे पता पड़ता था कि हाँ पूजा या अर्चना की जा रही है या एक प्रेस किया जा रहा है। Art historians had to acquire familiarity with the hagiographies of Buddha in order to understand Buddhist sculptures. Art historians जो थे उनका जरूरी था कि वो पूरी तरीके से फेमिलियर हो जाएं, किसी चीज को पूरी तरह से जान लें। बुद्धा की जो हेजियोग्राफीज होती थी उनको पूरी तरह से, हेजियोग्राफीज जो होती थी उसको पूरी तरीके से जान लें, समझ लें, और इसलिए उनको आसान हो जाता था बुद्धिस्ट स्कल्पचर को समझना। According to hagiographies, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. हेजियोग्राफीज के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्धा को एनलाइटमेंट कब मिला था? जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेट कर रहे थे, यानी कि ध्यान लगा रहे थे। Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. और पहले के कई सारे स्कल्पचर्स जो थे वो उन्होंने क्या करा था, बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया था, यानी इंसानी रूप में नहीं दिखाया था। उन्होंने अलग अलग सिंबल्स के थ्रू ये समझाया कि ये बुद्धा है। अब जैसे 4.14 फिगर के अंदर आपको दिखेगा फार राइट, वर्शिपिंग द बोधि ट्री, यानी कि ये खाली एम्प्टी सीट बैठी, मतलब ये खाली सीट है, ये पेड़ है और ये नीचे खाली स्थान पे जो है दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी सीट का मतलब है इंडिकेट करते हुए कि बुद्धा यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं। 4.15 के अंदर जो है आप देखेंगे मिडल राइट, वर्शिपिंग द स्तूपा, स्तूपा की वर्शिप कर रहे हैं बाकी लोग। ठीक है, was to represent the महापरिनिब्बाना। फिर अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल एज वाज द व्हील, और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था वो था व्हील। ठीक है, 4.16 के अंदर दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा, ये पहला जो उपदेश दिया था बुद्धा ने उसके लिए दर्शाता है ये व्हील, कि इन्होंने जो ये पहला उपदेश दिया है उसको व्हील के आसपास देखो लोग बाग खड़े रहे। डिलीवर्ड एट सारनाथ, ये मार्क कर लेना कि इन्होंने पहला अपना जो सर्मन था यानी उपदेश था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। As is obvious, such sculptures cannot be understood literally. For instance, the trees does not stand simply for a tree, but symbolizes an event in the life of the Buddha. In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produce these works of art. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली आपको सिंबल्स जो है वो समझाए गए हैं कि पहले के जो स्कल्प्टर्स होते थे वो अलग अलग सिंबल्स को प्रतीक लेकर के और अपनी बात समझाने की कोशिश करते थे। अब जैसे कि फिगर 4.14 के अंदर हमने देखा कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है, खाली जो एम्प्टी सीट है वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे बुद्धा बैठ करके मेडिटेट कर रहे हैं और वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। जैसा कि मैंने भी आपको बोला था, कई सारे लोग जो है वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाते थे। तो सिंपली एक एम्प्टी सीट यानी कि बुद्धा यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं। फिर दूसरा जो था वो महापरिनिब्बाना, यानी कि निर्वाण जो है एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हुए बताया गया है। यहाँ पे स्तूपा जो है उसकी वो की जा रही है, एक तरीके से वहां पे वर्शिपिंग हो रही है स्तूपा की। फिर तीसरा जो था वो पहला उन्होंने जो अपना दिया है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट करा है एक व्हील से, कि यहाँ पे इन्होंने अपना वो दिया है पहला सरमन। तो इस तरीके के अगर आपको दे दिए जाए पढ़ने के लिए तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे जब तक कि आपको इसका सिंबल्स का मतलब नहीं पता होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज बोली गई कि इस तरह के स्कल्पचर्स को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रीज जो है सिंपली यहाँ पे ट्रीज का मतलब नहीं है कि यहाँ पे ट्री जो है वो पेड़ है, सिंपली उसको सिंबलाइज किया गया है बुद्धा की किसी लाइफ के इवेंट से जोड़ करके। उसी तरीके से दूसरी चीज में ये सिंबल्स जो है हिस्टोरियंस को समझना बहुत जरूरी था कि उनको अपने आप को इस सारे कॉन्सेप्ट से, इन सारे सिंबल से फॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी था कि भाई कौन सा सिंबल किस चीज का प्रतीक है और वो क्या दर्शा रहा है। और जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक इन स्कल्पचर्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन समय का ट्रेडिशन को समझना इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. ओके No, तो ma'am. यहाँ No problem. ओके तो यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई है ना कि पहला No, इन्होंने ma'am, no problem. ओके
कि कौन सा कहाँ पर क्या दिया गया है, पहला सरमन इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ये इस तरह के जो पॉइंट्स है ना बीच में, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि अक्सर जो एक्सटर्नल आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई पहला बुद्धा का सरमन कहाँ पे हुआ था, उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था, तो आपने बताना है सारनाथ। ठीक है। और ये जो सिंबल्स हैं, व्हील का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सीट का मतलब क्या होता है, और ये जो दे रखा है मिडिल में स्तूपा की वर्शिपिंग, इसका मतलब क्या होता है। कई बार वो पिक्चर्स दिखा करके भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फिगर दे रखा है द वुमेन एट द गेट 4.17 के अंदर, ये 4.17 वुमेन जो है गेट पे खड़ी है। फिर है 9.3 पॉपुलर ट्रेडिशंस। अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज। जो बाकी के स्कल्पचर्स हैं सांची पे बने हुए हैं छोटे से छोटे, वो पूरी तरह बुद्धिस्ट आइडियाज को इंस्पायर करते हुए नहीं है। These include beautiful women swinging from the edge of the gateway holding on to a tree, जैसे कि 4.17 में यहाँ पे अब जैसे कि बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं है बुद्धिस्ट आइडिया से कोई जोड़ करके नहीं, सिंपली यहाँ पे दिखाया गया है कि सुंदर विमेन जो है वो झूल रही हैं गेट पर, और गेट के किनारे पे खड़ी हुई है ट्री को पकड़ के। Initially, scholars were a bit intrigued about this image, which seemed to have little to do with the renunciation. पहले शुरुआत में स्कॉलर्स जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे इस इमेज को देख करके, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका रेनन्सिएशन से क्या मतलब है, यानी कि एनलाइटमेंट और ये वापस से जो चीजें हो रही हैं उससे क्या जोड़ करके मतलब है। However, after examining other literary traditions, they realized that it could be a representation of what is described in Sanskrit as Shalabhanjika. बाद में जब उन्होंने बाकी ट्रेडिशंस भी पढ़े, तब उनको समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं शालाभंजिका को डिस्क्राइब करते हुए। शालाभंजिका क्या है? शालाभंजिका का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ दिस वाज अ वुमन हुज टच फॉल्स ट्रीज टू फ्लावर एंड बेयर फ्रूट्स। अब शालाभंजिका ये है कि इसका मतलब ये होता है, संस्कृत ट्रेडिशन संस्कृत के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि एक ऐसी औरत जिसके हाथ लगाने से ही ट्रीज के अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलने लग जाए, उस चीज को बोला जाता है शालाभंजिका। तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Yes, अब शालाभंजिका का कोई रिलेशन नहीं है बुद्धिस्ट आइडियाज से, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे ट्रेडिशन से लिया हुआ है और स्कल्पचर बनाया हुआ है। इट इज लाइकली दैट दिस वाज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा। इसको ऐसा माना गया है यहाँ पे कि ये बहुत ही पावन सिंबल की तरह देखा गया, बहुत ही पवित्र सिंबल की तरह देखा गया, और इसीलिए सिंपली इसको स्तूपा को सुंदर बनाने के लिए उसको डेकोरेशन के तौर पर इसको बना दिया गया है। The Shalabhanjika motif suggests that many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas. अब शालाभंजिका का जो यहाँ पे मोटिव है, इसको बनाने का जो मोटिव है यहाँ पे, वो सिंपली ये है कि जो भी लोग बुद्धिज्म की तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है, उसको अपना लेंगे, वो जो उनके पहले के प्री बुद्धिस्ट यानी बुद्धिस्ट होने से पहले के जो उनके विचार हैं, या जो उनके नॉन बिलीफ हुआ करते थे, प्रैक्टिसेस जो आइडियाज हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं अब इस चीज के अंदर आते ही थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे और वो अच्छे से इस चीजों को समझ पाएंगे। Some of the recurrent motifs in the sculpture at Sanchi were evidently derived from these traditions. अब कुछ इस तरह के ही जो बने हुए हैं वहां पे सांची का स्कल्पचर, उनका बेसिकली मोटिव ये है बनाने का कि वो कहीं ना कहीं दूसरे ट्रेडिशन से लेकर के लिए गए हैं, डेकोरेशन के माध्यम से बनाए हो या किसी और मतलब से उन्होंने यहाँ पे बनाए हो। सिंपली जो अच्छी चीजें होती है ना दूसरे ट्रेडिशन की, वो लेकर के उन्होंने सिंपली इस पे ऐड कर दिया है, और उसको कहीं ना कहीं उनका बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो दूसरे ट्रेडिशन में कोई अच्छी चीज थी तो उन्होंने सिंपली उसको लेके यहाँ पे बना दिया है, सजावट के मोटिव से या फिर अच्छी चीज बताने के मोटिव से। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। no, नो ma'am. मैम। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत आई है आपकी इसको पढ़िएगा घर पे। हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कल के इसमें सॉल्व कर देंगे, और एक एक लाइन जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि कौन कौन सी चीज एक्सटर्नल जो है वो पूछ सकते हैं आपसे इन द मिडल ऑफ योर वाइवा, तो आप उसको एक काम करिए अपने बेनिफिट के लिए, एक रजिस्टर अलग से एक रजिस्टर के पेज पर लिख लीजिए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कैटेगरी, उसके ऊपर हेडिंग डालो और उसमें लिखते जाओ ये लाइंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुक के अंदर भी चीजें देख कर ये भी नहीं मिलती है हाईलाइट करने के बावजूद भी। तो अगर वो पॉइंट्स होंगे तो बेसिकली उसको आप सिंपली रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी और
आपको याद रह जाएगी। ठीक है मैम हाँ जी बोलिए। मैम तो ये जो है ना, तो ये जो है ना ये ऊपर है ना, यहाँ पे स्तूपा जो है उसको समझाया जा रहा है ना कि स्तूपा की प्रेजिंग कर रहे हैं, और स्तूपा तो तभी बनता था जब ये डेथ हो जाती थी या इनके रिमेन्स जो रह जाते थे, बॉडीली रिमेन्स या ऑब्जेक्ट्स जो रह जाते थे उनके गार्ड करके और फिर स्तूपा बनाया जाता था। तो बेसिकली महापरिनिर्वाणा का मतलब वही है कि उनके डेडली रिमेन्स जो है जिनको यहाँ पे गार्ड दिया गया है और फिर उसके ऊपर ये माउंट बना दिया गया है, उसको ये वर्शिप कर रहे हैं। समझ आया? मैम आते और ये व्हील वाला, व्हील वाला ये था ना कि भाई इनको सिम्बलाइज किया गया है कि भाई किस तरीके से ये यहाँ पे दे रखा है ना इसका व्हील का, कि ये अपना पहला उपदेश जो दे रहे हैं उसको समझाते हुए है, कि पहला इन्होंने अपना जो सरमन दिया था उसको समझाते हुए है ये व्हील, कि इन्होंने अपना उपदेश दिया है यहाँ पर। ठीक है मैम थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।